भूगोल एमसीक्यूज की सीरीज में आज ये क्लास दूसरी है और इस क्लास में हम बात करेंगे सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो इससे पहले जिसने हमारी क्लास फर्स्ट नहीं देखी हो, जिसमें हमने बात की थी भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र की, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास दोस्तों दूसरी शुरू करते हैं, सौरमंडल सोलर सिस्टम। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजीफ्लाई में। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, ये प्रश्न है आपके सामने कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो, कोपरनिकस, जेएल बेयर्ड या केपलर। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सोलर सिस्टम जो है इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कोपरनिकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ये प्रश्न है अगला कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा। बताइए जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है वो क्या कहलाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड है उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, सौर तारा कहते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह है और उसके चारों परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा उपग्रह कहते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रह है और उसके चार जो छोटा पिंड होता है आकाशीय पिंड, तो उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है पृथ्वी का जो है उपग्रह क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है पृथ्वी का उपग्रह दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं सोलर सिस्टम से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ग्रहों की गति के नियम की बात की थी केपलर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपसे पूछा है। पांचवा प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं या 11 हैं। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, याद रखेंगे 8 ग्रह हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है शुरू से लेके अंत तक। वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन चीजों को बहुत ही हम, जितने भी तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि दूरी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है और इससे बढ़ती दूरी का जो क्रम है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन बी है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। ऑप्शन सी है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। बताइए सूर्य से बढ़ती दूरी मतलब सूर्य के सबसे पहले पास कौन सा है, फिर उससे धीरे धीरे दूर कौन सा है। तो ये आपको बताना है क्रम कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि सन है, ठीक है, ये सन है मान लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बुध है, ठीक है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, अर्थ है, और फिर मंगल है। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में फिर अरुण वरुण है। ठीक है,
तो ये क्रम आप यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब पृथ्वी से बताना है, पहले सूर्य से बात हुई थी, अब पृथ्वी से। ऑप्शन है मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। बताइए पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपके बताना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। मतलब पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पे आ जाती है, शुक्र के बाद जो है पृथ्वी आती है, तो सबसे जो नजदीक है उसकी शुक्र है, ठीक है। शुक्र है, पृथ्वी की बहन भी इसको कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका मंगल है, और फिर बुध है, और फिर बृहस्पति है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये है, इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए, मतलब अवरोही का मतलब है पहले बड़ा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, याद रखेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। सबसे पहले बड़ा आएगा इसमें, अवरोही में फिर छोटा। तो कौन सा क्रम है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है चार। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध मंगल। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल एवं शुक्र। ऑप्शन डी है बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी मंगल एवं बुध। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां से देखिए, जो एक दो चीजें तो क्लियर हो जाएंगी, ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो ये दो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल एवं बुध। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह की बात आ जाए तो बृहस्पति होता है, ठीक है, बृहस्पति है। सबसे छोटा आपका बुध है, और सबसे नजदीक सूर्य के पास भी बुध है, ये भी आप याद रखेंगे। बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है शुक्र, और फिर आता है मंगल, ठीक है। ये आप क्रम याद रखेंगे। चलिए भूलना नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजन वाले ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। ये आपसे पूछा है कि सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है। नौवीं का राइट आंसर क्या होगा। तो सौरमंडल में आपके देखिए मैं बता दूं, ग्रह की भी बात होती है, ठीक है, ग्रह की भी बात होती है, धूमकेतु की भी बात होती है, और क्षुद्र ग्रह की बात होती है, लेकिन निहारिका की नहीं होती। तो इसलिए ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए आपका बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, टीचिंग का हो, बैंकिंग का हो, या आपका रेलवे का हो, या एसएससी का हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों को। यहां से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो आपको, आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, ठीक है, मामला जो है आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, दिक्कत ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ लेते हैं, थ्योरी को पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रिवीजन की जरूरत होती है। तो ये एमसीक्यूज उस तरीके से यहाँ पे तैयार किए गए हैं कि आपका चैप्टर वाइज, मान लीजिए आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। तो आप इनको प्रश्न को लगाएं आराम से हमारे साथ, और देखें आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं और किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारामंडल क्या है दोस्तों, कोई प्रश्न बचेगा यहाँ से, हालांकि बचेगा नहीं एक भी प्रश्न, क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ पे ये चीजें हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। चलिए तारामंडल क्या है आपसे पूछ लिया है। देखिए यदि आपने पढ़ा होगा तारामंडल क्या होता है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं।
ऑप्शन है ए कि पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन बी है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। ऑप्शन डी है अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। बताइए तारामंडल क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए परिभाषा से ही विकल्प ये बना है CDS 2019 में। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तारामंडल क्या है? ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन है 87, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी 90 है। बताइए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा 89। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 89। चलिए अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत जो है ये किस ग्रह पर स्थित है, आपसे पूछा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। किस ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया? तो याद रखेंगे मंगल ग्रह पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह पर ये स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या आपसे पूछी है, कितनी है? तो याद रखेंगे 4 है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 4 है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, मंगल या शनि। बताइए पार्थिव ग्रहों की संख्या हो गई 4 और पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, ये पार्थिव ग्रह नहीं है शनि। बाकी बुध हुआ, शुक्र हुआ, मंगल हुआ, ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। चौथा आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। 6, 5, 4, 3। बताइए बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे 4 है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाह्य ग्रह की बात करें तो 4, या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या की बात करें तो भी 4। अब यहाँ पे बात करें अगले प्रश्न, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है शनि, अरुण, वरुण, मंगल। बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। जो बृहस्पति के सदृश ग्रह हैं 4, उनमें कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मंगल जो है यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है, जो बृहस्पति के कहीं ना कहीं सदृश ग्रह मतलब बृहस्पति के बराबर है, मतलब उनसे उसके जो है आकार में उसके अनुसार है। जैसे कि बृहस्पति के बाद दूसरा नंबर आता है शनि का आकार के अनुसार, उसके बाद अरुण का आता है, उसके बाद वरुण का आता है। ठीक है, इस तरीके से मंगल का तो दूसरे नंबर पे है छोटे की तरफ से बात करें तो। ठीक है, पहले तो सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है। ठीक है, ये क्या है मतलब छोटे से बढ़ता क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण या शुक्र और अरुण। बताइए निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं, ये आपसे पूछा है। 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, शुक्र और वरुण। ठीक है, इन दो ग्रहों को छोड़कर शेष जो है सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं। शुक्र और अणु जो है ये वामाव्रत नहीं घूमते। बाकी पृथ्वी हुआ, शुक्र हुआ, बुध हुआ, अरुण हुआ, वरुण हुआ, ये यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्या है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? ये आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। ठीक है, सूर्य नहीं होगा तो सौरमंडल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा? बताइए। तो विस्फोटित तारा जो कहलाती है वो अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है, कौन थे? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन? बताइए, किसने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है? कौन थे वो वैज्ञानिक? तो कोपरनिकस थे, याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा उद्देश्य होता है आपका कि कम समय में अधिक तैयारी आपको कराना। तो इस वजह से दोस्तों हम यहाँ पे इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं करते हैं, सीधे प्रश्न की बात करते हैं, उसके उत्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका यहाँ पे हमें आपका समय भी बचाना है, डाटा भी आपका बचेगा। जब समय बचेगा तो डाटा बचेगा, सीधी सी बात है। और आप बहुत ही कम समय में अच्छे प्रैक्टिस, रिवीजन, तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ये आपसे पूछा है। तो सूर्य नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए, प्राचीन जो भारतीय थे इसको सूर्य को भी ग्रह मानते थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम? बताइए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, याद रखेंगे, हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये दो गैसें हैं सूर्य के संगठन में सहायक। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को दोस्तों हम धीरे धीरे आपके सामने कवर करेंगे चीजों को। चलिए, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सप्ताह मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल? बताइए, सूर्य के मध्य भाग को याद रखेंगे क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य का मध्य भाग। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो हम कभी नहीं पढ़ते अच्छे से, कभी नहीं सुनते और एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। आगे बात करें, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या समताप मंडल? देखिए, ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपको एक याद, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव किस दिशा से निकलता है? पहले तो ये याद रखना, पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी है पूर्व में स्थित है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए, 25 का क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पृथ्वी की ये घूमने की जो दिशा है, पूछ लेता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस ओर घूमती है, तो याद रखना पश्चिम से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो इसलिए निकलता है सूर्य पूर्व से। ऑप्शन 26 क्या है प्रश्न नंबर, कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो है सूर्य दिखाई देता है, तो ये कब दिखाई देता है? तो याद रखना, 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी या पेरिजी?
बताइए क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा अपसौर। ठीक है, सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। और अपने अगला प्रश्न क्या है कि एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अपसौर की बात करें तो अधिकतम, और उपसौर की बात करें तो न्यूनतम। चलिए, इसको थोड़ा ठीक से भी याद कर लीजिए कि अधिकतम की बात हो रही है, मतलब देखिए ऐसे शुरू हो रहा है अधिकतम शब्द, तो इसका आंसर भी ऐसे शुरू होगा, अपसौर। ठीक है, जब ये याद हो जाएगा तो न्यूनतम दूरी की तो उपसौर हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम ऊ की आवाज आ रही है यहाँ पे, तो ऊ से ही स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रिक आप तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की दूरी, औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, बृहस्पति तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, प्लूटो तथा सूर्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदमीयान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, या ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमंडलीय रेखीय क्षेत्र में, या जापान से पूर्व के क्षेत्र में? बताइए क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो दिखाई देता है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में समर्थ हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में काला धब्बा क्या है, ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, और ये स्टार वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 71%, 61%, 75% या 54%? देखिए रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट आपसे पूछा है कितना है, तो आप बता देंगे भैया कितना है। याद रखेंगे 71%, 71% है। ऑप्शन ए यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तारा आपसे पूछा है कौन सा है इसमें से, तो याद रखना सूर्य एक तारा है। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी चंद्रमा हुआ, ग्रह हुआ, पृथ्वी हुआ, ये क्या है आपके? चंद्रमा आपका देखिए पृथ्वी का उपग्रह है, ये मैंने आपसे पूछा था, एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और ये ग्रह हुआ, और शुक्र ये ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, और सूर्य क्या है? तारा है। पहले प्राचीन भारतीय जो थे, प्राचीन भारतीय, वो सूर्य को भी ग्रह मानते थे। ठीक, ये प्रश्न भी हम कर चुके हैं, तो याद रखेंगे तारा कौन है निम्न में से? सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, या 1000 डिग्री सेल्सियस? तो सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, या आप याद रखना 6000 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीलियम, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी कि सूर्य के संगठन में जो गैस है वो कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम होती है बहुतायत मात्रा में। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम की बात आई,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 या 10? मतलब 8 मिनट 3 सेकंड या 7 मिनट 3 सेकंड, 9 मिनट 4 सेकंड या 10 मिनट। लगभग में यहाँ पे बात हो रही है। बताइए सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखेंगे लगभग 8 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न है दोस्तों, यदि आपने परीक्षाएं दी होंगी तो आपको देखने को मिले होंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न परीक्षाओं में बने हैं। वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। आपकी तैयारी दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा एक ही वीडियो से। चलिए, और डेली आपको एक क्लासेस देखने को मिलेंगी जब तक भूगोल, कंप्लीट भूगोल हम यहाँ पे नहीं कर लेते। ये सीरीज इसी तरह जारी रहेगी, तो हमारे साथ जुड़ जाएं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? देखिए घूम फिर के कैसे प्रश्न बनते हैं। तो बुध है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। हमने पहले इसके बारे में बता चुके हैं, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 356, 36 या 88? बुध नक्षत्र की बात हो रही है, तो कितनी होती है दिनों की संख्या? तो याद रखेंगे 88 होती है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न के किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि? बताइए किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ये आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, याद रखना बुध है वो ग्रह। ठीक है, चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, मतलब जैसे कि अब ये होता नहीं है कि ढक जाता है, फिर छोटा, फिर बड़ा, उससे फिर बड़ा, फिर गोल दिखने लगता है चंद्रमा। इसी तरह जो कलाएं होती हैं वो बुध में भी होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, बुध तथा शुक्र, वरुण तथा प्लूटो? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बुध तथा शुक्र जो है ये उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे बुध तथा शुक्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? मतलब सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाएगा? तो सीधी सी बात है, जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वो ही तो लगाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, बुध सबसे नजदीक है। और सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि? बताइए क्या होगा? तो फिर से देखिए, घुमा फिरा के तो पूछा गया प्रश्न है कि कम समय में कौन चक्कर लगाता है? बुध और शुक्र। और सीधी सी बात है, जो कम समय में लगाएगा तो सबसे तीव्र समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध की, शुक्र की, मंगल की या बृहस्पति की? बताना है आपको। तो फिर से प्रश्न वही है, कंफ्यूज करने वाला उत्तर वही होगा। ठीक है, सबसे तेज गति तो यही है ना। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि? अक्षीय झुकाव की बात हो रही है, किसका सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे बुध का अधिक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या वरुण? तो हमने अभी बात की थी, चंद्रमा के समान कौन दिखाई देता है? तो बुध दिखाई देता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बुध, मंगल, शुक्र या यम? बताइए। 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी की बहिन कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की बहिन। तो पृथ्वी के लगभग जितना बड़ा है शुक्र, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहिन? देखिए वही पूछ लिया जो मैं कह रहा था, किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे शुक्र को कहा जाता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र।
तो दोस्तों अभी यहाँ पे सौरमंडल से प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, लगभग 200 प्रश्न हैं, 48 प्रश्न हमने आज की वीडियो में कर लिए हैं। तो इसके 2 और पार्ट आएंगे, 2 से 3 पार्ट, उसको कंप्लीट सोलर सिस्टम को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ आने वाले सभी वीडियोस के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।